हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने रोग निदान का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अग्नि प्रकरण, मतलब जितनी भी अग्नियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि विषम अग्नि से क्या रोग हो सकते हैं, तीक्ष्ण अग्नि से क्या रोक सकते हैं, सामग्री के क्या फायदे हैं। तो अग्नि के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मुक्त अन्न का पाचन तथा शरीर की पुष्टि एवं जीवन के लिए आवश्यक संपूर्ण चय उपचय क्रियाओं का अग्नि व्यापार के अंतर्गत आती है। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं, सारी फंक्शनल प्रॉपर्टीज जो बॉडी में हो रही हैं वो अग्नि के अंतर्गत आती हैं। इसलिए चरक ने कहा है कि अग्नि की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर ही प्राण का मतलब प्राणी का जीवन, मतलब प्राणी के प्राण एक तरीके से रहते हैं। ठीक है, शरीर में पोषण में अग्नि प्रधान कर्म है तथा आहार सहायक कारण है। इन्होंने कहा अगर अग्नि जो है वो प्रधान है और आहार जो है वो सहायक कारण है, क्योंकि आहार अगर 2-3 दिन ना मिले तो आदमी जी सकता है, लेकिन अगर अग्नि पूरी तरीके से समाप्त हो गई आदमी का, मतलब शरीर पूरा बिल्कुल सारी अग्नियाँ शांत हो गई तो आदमी तुरंत ही खत्म हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अग्नि पित्त के ही शक्ति रूप ऊष्मा या ऊर्जा को अग्नि कहते हैं। यही अग्नि शरीर के संपूर्ण तेजों में प्रधान अग्नि व्यापार यानी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, पित्त की जो शक्ति स्वरूप है, पित्त का जो शक्ति स्वरूप है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। अग्नि के पर्याय हैं जो वैशामा, धनंजय, पावक, अनल, सर्पवत, असुर, शिखानल आदि। ठीक है, अग्नि के पर्याय कभी भी पूछ लेता है, 1 या 2 पर्याय पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में। अग्नि और पित्त दोनों तेजस तत्व प्रधान है, लेकिन जो पित्त है वो अग्नि प्लस जल है और जो अग्नि है वो सिर्फ अग्नि है। ठीक, बात करें अगर वस्तुतः अग्नि पित्त का ही एक रूप है, अतः गुरु, शीत, स्निग्ध, स्थिर, पिश्चिल, श्लेष्म यह गुण अग्नि को पूर्णतः विपरीत होने से हास्य हेतु विशेष सिद्धांत से अग्नि को मंद करते हैं, तो ये पित्त को भी कम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार साइष्णे, उष्णम, तीक्ष्णम, सरम, अम्ल, द्रव्य, अम्लम, कटु स्वभाव से सर्वदा सर्वभावा नाम सिद्धांत से अग्नि की वृद्धि करते हैं। अग्नि के प्रकार बताए गए। अग्नि के प्रकार आप फर्स्ट प्रॉफ में पढ़े होंगे। कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की अग्नि है। जठराग्नि 1 प्रकार की, धातु अग्नि 7 प्रकार की और भूताग्नि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जठराग्नि की। जठराग्नि को सबसे प्रमुख कर्मी माना गया है। यह सभी अन्य अग्नियों को नियंत्रित करने वाला जठराग्नि इज द मास्टर ऑफ ऑल अग्नि। इट्स कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द अदर अग्निस। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। यदि पाचक जठराग्नि अपना व्यापार बंद कर दे तो धातु अग्नि तथा भूताग्नि का भी कार्य नहीं हो पाएगा। अगर जठराग्नि अपना, जैसे धातु अग्नि और भूताग्नि का कार्य अगर बंद हो जाए तो ठीक है। देखो, यदि जठराग्नि को सबसे प्रमुख अग्नियों कर्मों में माना गया। यदि पाचक जठराग्नि अपना व्यापार बंद कर दे तो धातु अग्नि तथा भूताग्नि भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इन्होंने कहा है कि अगर जठराग्नि अपना कार्य बंद करेगा, धातु अग्नि अगर मतलब मान लो बनाना बंद किया तभी आदमी जी सकता है, लेकिन अगर जठराग्नि बंद हो गई तो धातु अग्नि भी अपना कार्य नहीं बना पाएंगी। ठीक है, अपना कार्य नहीं कर पाएंगी। मतलब जठराग्नि इज अ मास्टर ऑफ ऑल अग्नि। पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की भी वृद्धि होती है, और यदि पाचक अग्नि क्षीण हो जाए तो शेष अग्नियों की भी क्षीणता आ जाती है। कर्म क्या? पाचन है, शोषण है, नियंत्रण है। स्वास्थान पर रहते हुए सभी प्रकार की अग्नियों का पोषण करना, अन्न रस का निर्माण करना, सार किट्ट विभाजन और धातुओं का पाचन। ठीक है, देह अग्नि की उपयोगिता। अब देह अग्नि मतलब जठराग्नि की क्या क्या उपयोगिता है? मनुष्य के शरीर की आयु, बल, बाण, स्वस्थता, उत्साह, शरीर की वृद्धि, कांति, ओज, तेज, अग्नि और प्राण ये सभी देह की अग्नि के प्रबल होने पर ही स्थिर रहते हैं। यदि अग्नि शांत हो जाए या नष्ट हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और यदि उसमें विकृति हो जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है। तभी आचार्य चरक ने कहा है, रोगा सर्वव्यापी जायन्ते मंद अग्नम चनेत। ठीक, मतलब मंद अग्नि से ही सारे रोग होते हैं। शरीर मतलब लोग कहते हैं ना पेट से ही सारी बीमारी होती है, तो मंद अग्नि से ही सारी बीमारी होती हैं। ठीक है, इसलिए अग्नि को आयु, बल, वर्ण आदि का मूल माना गया। इसलिए अग्नि को क्या माना है? बल, वर्ण आदि का मूल माना गया। ठीक है, जो अन्न, देह, धातु, ओज, बल, वर्ण आदि का पोषक है उनसे जठराग्नि ही प्रधान कारण है, क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप से नहीं हो पाती है। अतः शरीर आदि के पोषण में प्रधान कारण अग्नि और सहायक कारण आहार है। ठीक है, भूताग्नि की बात करें तो भूताग्नि धातु अग्नि के लिए आहार रस को साथ बनाती है। भूताग्नि इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट them further, making it suitable for the pre-homologous substance which can be able to compose 7 धातुस। भूताग्नि का प्रधान कर्म यकृत में संपादित होता है। ग्रहण किए हुए अन्न को पंच भौतिक संगठन के अनुसार उन्हें सूक्ष्म कणों में विभाजित करने के पाचन योग्य बना। मतलब मेन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो यकृत में हो रहा, मतलब लीवर में हो रहा, वही भूताग्नि को हम लोग मॉडर्न से अगर कोरिलेट करें तो वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। आहार तथा शरीर दोनों ही पंचभौतिक अतः भूताग्नि की उपस्थिति तथा आहार दोनों में ही भूत परमाणु के स्तर पर मानी गई है। पंच महाभूत तथा इनके द्वारा पंच पार्थिवादि आहार गुणों परिपाक भी आप्य, अग्नेय, वायु, नाभस ये पंच ऊष्माओं से अपने अपने पार्थिव आदि गुणों आहार गुणों से की जाती है।
अपने अपने द्रव्य गुणों का पोषण करती है। जैसे पार्थिव आहार गुण का है, पार्थिव अग्नि जो पार्थिव ऊष्मा होगी वो पाचन करेगी, ठीक है। भूताग्नि का व्यापार के पश्चात धातु अग्नि व्यापार प्रारंभ होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन सप्त धातुओं के पोषक यथातिच विशिष्ट पाक के लिए उत्तरदायित्व है। तत्त धातुओं में उपस्थित विशिष्ट अग्नियां को धातु अग्नि कहते हैं। यह पोषक रस को विभिन्न धातुओं के पोषक रस की क्रिया व्यापार से उपयुक्त बनाने के लिए चय उपचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया को धातु भाग यानी टिश्यू मेटाबॉलिज्म या सेलुलर मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है। धातु की क्रिया के फलस्वरूप प्रसाद, सार भाग एवं किट्ट भाग का विभाजन होता है। जैसे मैंने कुछ बताया, धातुओं के मल होते हैं, तो मलों जब धातुओं की अग्नि कार्य करती है तो उनका सार भाग बनता है, वो धातु बन जाती है, और किट्ट भाग में उसके कुछ मल निकलते हैं, ठीक है, तो वो धातु मल कहे जाते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस बात करें तो धातु अग्नि और जठर अग्नि के बीच में अगर डिफरेंस आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर पूछा जाता है नॉर्मली अग्नि कभी 5 नंबर में नॉर्मली अग्नि करके नहीं पूछता है, अगर पूछ ले तो अच्छी बात है, ठीक है। संख्या कितनी है धातु अग्नि की? 7 है, जठर अग्नि की 1 है। बढ़ने से धातु की वृद्धि होगी, बढ़ने से धातुओं की क्षय होगी। क्षय होने से धातुओं का क्षय होगा, क्षय होने से धातुओं की वृद्धि होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कोई मेदो धातु अग्नि बढ़ रही है तो मेदो रोग हो जाएगा। जठर अग्नि अगर बहुत बढ़ रही तो भस्मक रोग हो जाएगा, मतलब जो भी खाओगे वो भस्म हो जाएगा। नियंत्रण, ये जठर अग्नि से नियंत्रण होती है और ये स्वतंत्र होती है, ठीक है। जठर अग्नि की अवस्थाएं अगर बात करें तो मंद, तीक्ष्ण, विषम और समअग्नि। तो इसमें समअग्नि सबसे अच्छी मानी गई। मंद अग्नि होगी तो कफ वृद्धि होगी और कफज रोग हो जाएंगे। अगर तीक्ष्ण अग्नि होगी तो पित्त वृद्धि हो जाएगी, पित्तज रोग हो जाएंगे। विषम अग्नि होगी तो बात वृद्धि हो जाएंगी, तो बातज रोग हो जाएंगे। समअग्नि सम अवस्था में स्वस्थ रहते हैं। अगर आदमी बिल्कुल एकदम स्वस्थ है तो उसमें इसी समअग्नि होती है। अग्नियाँ की अवस्थाओं के अनुसार पर अग्नि 4 प्रकार की बताई गई है। अग्नि के कितने प्रकार हैं? अग्नि के 13 प्रकार हैं। अग्नि अवस्थाओं के अनुसार पर अग्नि के कितने प्रकार हैं? अग्नि के 4 प्रकार हैं। अग्नि दृष्टि के लक्षण, तो मंद अग्नि से होने वाले विकार क्या हैं? मतलब जितने भी कफज रोग हैं, आप जितने भी कफज रोग, मान है, मलअवरोध है, तोद है, भेद है, मुक्षोष है, अंग वेदना है, ठीक है। अग्नि दोषी के लक्षण के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो मंद अग्नि से जितने भी कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे शरीर गौरव हो गया, कपोल हो गया, नेत्र गोलाक में शोथ हो गया, मधुर उद्गार हो गया, उत्क्लेश हो गया, सर्दी हो गया, मुख माधुर्य हो गया, क्लम हो गया, आलस्य हो गया और स्तब्धता हो गई। तीक्ष्ण अग्नि से होने वाले विकार पित्त से रिलेटेड, भ्रम हो गया, तृष्णा हो गया, अम्लोद्गार हो गया, दाह हो गया, स्वेदधिक्त हो गया, अरुचि। अरुचि एक खास चीज़ है जो आपको लगता है कि कफ का होगा लेकिन है पित्त का, ठीक है। विषम अग्नि से होने वाले विकार, विषम अग्नि से क्या होंगे? विषम अग्नि से क्या होंगे? वातज रोग सारे होंगे। तो इसमें क्या? उदरशूल, अरुचि, अधमान, मल अवरोध, तोद, भेद, मुक्षोष, अंग वेदना आदि, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग अगले